एनसीपी की लड़ाई को लेकर महाराष्ट्र से एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। जूनियर पवार और सीनियर पवार में वर्चस्व की लड़ाई के बीच सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि अजित पवार के पक्ष में 42 विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि एफिडेविट पर 42 विधायकों ने साइन कर दिए हैं और अजित के पक्ष में जाते हुए ये विधायक नजर आ रहे हैं। हालांकि ये खबर सूत्रों के हवाले से मिल रही है। तो महाराष्ट्र से एनसीपी की लड़ाई पर बड़ी खबर है। 42 विधायक अजित पवार के साथ हैं। 42 विधायकों ने अजित के पक्ष में साइन किए हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। विधायकों ने एफिडेविट पर साइन किए हैं। और हमारे साथी रौनक कुकरे जुड़ चुके हैं अधिक जानकारियों के साथ। रौनक, ये तो बहुत बड़ा झटका लगता हुआ चाचा शरद पवार को अजित पवार के पक्ष में 42 विधायक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। रौनक, डिटेल्स बताएं। देखिए, निश्चित तौर पर जो राजभवन में पत्र जो है अजित पवार की तरफ से सबमिट किया गया था, जिस वक्त शपथ ग्रहण हुई थी, उस वक्त जो 42 विधायकों ने हस्ताक्षर एफिडेविट पर किए हैं, जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है। आज का दिन एनसीपी के लिहाज से बहुत बड़ा दिन है। दरअसल एक तरफ शरद पवार की पावर और दूसरी तरफ अजित पवार, ये दोनों की पावर का टेस्ट जो है आज होना है, क्योंकि सुबह 11 बजे अजित पवार फैक्शन की मुंबई के बांद्रा इलाके में बैठक होनी है, जहां पर देखने मिल सकता है कि मुख्य तौर पर कितने विधायकों का समर्थन अजित पवार के साथ है। और दोपहर 1 बजे शरद पवार ने भी बैठक बुलाई है। दोनों बैठक के लिए अलग अलग तरीके से व्हिप जारी किए गए हैं, यानी ये साफ तौर पर दिख जाएगा आज कि किसके पास कितने विधायकों की संख्या है। और आज लगभग ये तय हो जाएगा। जो सस्पेंस बना हुआ है कि शरद पवार का फैक्शन जो दावा कर रहा है कि अधिकतर विधायक, जिन लोगों ने केवल शपथ की, ऐसे 9 विधायक छोड़ के बाकी सब विधायक शरद पवार के पास है। मैं आपको बिल्कुल, तो रौनक, तस्वीर आज साफ हो जाएगी और आज ये स्थिति स्पष्ट हो सकती है कि आखिर किसके साथ कितने विधायक हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले एनसीपी में 2 फाड़ की कहानी लिखी जा चुकी है। अब पार्टी पर अधिकार की लड़ाई है, जो अब शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गई। दूसरे लफ्जों में कहें, एक तरफ शरद पवार गुट है तो दूसरी तरफ सामने है भतीजे अजित पवार का गुट। आने वाले वक्त में एनसीपी पर किसका अधिकार होगा? एनसीपी से जुड़े नेता किसके पाले में खड़े होंगे? शरद पवार बॉस होंगे या फिर अजित पवार की बाजीगरी रंग लाएगी? दोनों कैंप की आज होने वाली बैठक से तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। शरद पवार गुट ने दोपहर 1 बजे बैठक बुलाई है। शरद पवार गुट की बैठक यशवंत चव्हाण केंद्र में होगी। वहीं शरद पवार गुट की बैठक से पहले अजित पवार गुट की बैठक भी होने वाली है। सुबह 11 बजे मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट परिसर में अजित पवार गुट की बैठक होगी। Elected representatives of the party, overwhelmingly they are supporting this position. We have formed a government as NCP. सबको इकट्ठा लाने के लिए सबसे बड़ी ताकत कौन है, तो लोग कहते हैं आदरणीय पवार साहब है। दोनों ही गुट का दावा है कि पार्टी के अधिकतर विधायक और नेता उनके साथ हैं। दोनों गुटों ने बैठक के लिए विधायकों को व्हिप जारी किया है। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि बागियों को मिलाकर एनसीपी के पास कुल 53 विधायक हैं और अगर अजित पवार गुट के पास विधायकों की संख्या 36 से कम होती है तो फिर दल बदल कानून लागू हो सकता है। देखिए, महाराष्ट्र में सियासी उठापटक के बीच खास बात तो ये है कि दोनों ही गुट शरद पवार को सर्वमान्य नेता बता रहे हैं और इधर बैठकों का दौर भी लगातार जारी है। एक और शरद पवार और अजित पवार गुट की होने जा रही है मीटिंग, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी शिवसेना कोटे के मंत्रियों की बैठक बुला ली है। महाराष्ट्र में सियासत का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि सियासत के कैनवस पर जो तस्वीर दिख रही है आने वाले वक्त में उसी तरह दिखेगी। कह पाना मुश्किल है कि ऐसे में शिवसेना से बगावत कर अब बीजेपी के साथ सरकार चला रहा शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट भी सतर्क हो गया है। महाराष्ट्र में बने नई सियासी समीकरणों को देखते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई। शिवसेना कोटे के मंत्रियों की बैठक शाम 7 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। दरअसल अजित पवार गुट की सरकार में शामिल होने के बाद चर्चा है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के पद पर फेरबदल हो सकता है। ऐसे में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में शिवसेना कोटे के मंत्रियों की बैठक काफी अहम मानी जा रही है। इधर एनसीपी में उठापटक का दौर जारी है। शरद पवार ने 2 टूक लफ्जों में कहा कि पार्टी से बगावत करने वाले उनकी तस्वीर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहीं महाराष्ट्र की उठापटक पर मुंबई से दिल्ली तक हलचल तेज है। तो देखिए, अजित पवार समेत एनसीपी से बगावत करने वाले कुल 9 विधायकों को मंत्री बना दिया गया। हालांकि एकनाथ शिंदे सरकार में शामिल नए मंत्रियों के पास कौन से विभाग होंगे, अब तक सस्पेंस इस पर बरकरार है।
महाराष्ट्र में सत्ता के समीकरण की ये नई तस्वीर है। एक तरफ मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, दूसरी तरफ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और बीच में बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस। और यहीं से सवाल उठ रहा है कि क्या महाराष्ट्र में सत्ता के सेंटर का चेहरा बदलने वाला है, और अगर नहीं तो फिर सरकार में शामिल नए मंत्रियों को क्या जिम्मेदारी मिलेगी और कब मिलेगी? क्योंकि 2 जुलाई को अजीत पवार समेत एनसीपी से बागी 9 विधायकों ने शपथ ली थी, लेकिन अब तक नए मंत्रियों के विभागों पर फैसला नहीं हो सका है। तयारी करायची असते, कॅबिनेटला नोट आणण्याच्या करता त्या सगळ्या गोष्टी करून, यानी नए मंत्रियों को विभाग सौंपने का आखिरी फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को करना है। और इसी बीच जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक मंगलवार को हुई बैठक में नई मंत्रियों के विभागों पर आम सहमति बन गई है। अब सिर्फ ऐलान का इंतजार है। खबर ये भी है कि अजीत पवार गुट सरकार में वित्त मंत्रालय की मांग कर रहा है। हालांकि इस खबर से अजीत पवार गुट को इनकार है। तो महाराष्ट्र की सियासत से उभरा हर एक तस्वीरों को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। एक दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे का है, जो कि सुर्खियों में है। एनसीपी में बगावत के पीछे की इनसाइड स्टोरी पर अब तक कई दावे हो चुके हैं, लेकिन अब जो दावा महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने किया, उसने सियासत की दिशा मोड़ दी है। दावा है एनसीपी में बगावत चैप्टर के पीछे शरद पवार खुद हो सकते हैं। बागी हुए नेताओं को शरद पवार का आशीर्वाद हासिल हो सकता है। राज ठाकरे ने कहा कि प्रफुल्ल पटेल, दिलीप वालसे पाटिल और छगन भुजबल शरद पवार के आशीर्वाद के बिना अजित पवार के साथ नहीं जाएंगे। राज ठाकरे ने एनसीपी में बगावत को मतदाताओं का अपमान करार दिया है। यानी कि राज ठाकरे ने सीधे तौर पर एनसीपी में बगावत को लेकर उठ रहे सवालों की दिशा शरद पवार की ओर मोड़ दी है। राज ठाकरे का दावा है कि महाराष्ट्र में आज जो हो रहा है उसकी शुरुआत 1978 में शरद पवार ने ही की थी। फर्क बस इतना है कि तब शरद पवार ने पार्टी तोड़ी थी, आज उनकी पार्टी टूटी है। और इसी बीच महाराष्ट्र से ही बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र से शरद गुट से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। एमएलए के लिए एफिडेविट बनाने की खबर सामने आ रही है। शरद पवार के समर्थन के लिए प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया जा रहा है। एमएलए और पदाधिकारियों के साइन इसमें किए जाएंगे, ये बड़ी जानकारी है। एफिडेविट बनाने की खबर सामने आ रही है। एमएलए के लिए शरद पवार के समर्थन के लिए प्रतिज्ञा पत्र, ये शरद पवार गुट से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है। शरद पवार के समर्थन में कितने विधायक हैं, पूरी तस्वीर ये कहा जा रहा है कि आज के दिन हो सकता है साफ हो जाए। तो देखिए, एक तरफ तो सूत्र ये बता रहे हैं कि अजित पवार को 42 विधायकों का साथ मिला है, और दूसरी तरफ खबर ये शरद गुट से जुड़ी, जहां एमएलए और पदाधिकारियों के साइन होंगे शरद पवार के समर्थन के लिए प्रतिज्ञा पत्र, और इस पर एमएलए और पदाधिकारियों के साइन होंगे। यानी कि ये क्लियर हो जाएगा कि शरद पवार अपनी तरफ कितने विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, ये सब क्लियर हो जाएगा। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ। बिल्कुल मृत्युंजय, जिस तरीके से हम अजीत पवार गुट की बात करें, शरद गुट की बात करें, एफिडेविट पर दोनों पक्ष काम कर रहे हैं, यानी कि दोनों तरफ से ये कोशिश है कि जो काम हो पक्का हो, कागज पर हो और लिखित हो। निश्चित तौर पर जो काम हो पक्का हो, कागज पर हो, लिखित तौर पर हो, लीगल हो, यानी कि भविष्य में जब भी कोई लीगल अड़चन आए या ये मामला कानून की तरफ जाए तो ये दस्तावेज सबूत के तौर पर उपस्थित हो, मौजूद रहे। इसीलिए जो शरद पवार गुट है, ये जो हम एफिडेविट की तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये एफिडेविट जो है वो हर उस एमएलए को, हर उस विधायक को और पार्टी के पदाधिकारी को जिसको पार्टी में कोई पद दिया गया है, उनसे ये एफिडेविट भरवा कर साइन कराया जा रहा है, जिसमें मुख्य बात ये लिखी गई है कि वो शरद पवार के लॉयलिस्ट हैं, यानी शरद पवार को सर्वमान्य नेता मानते हैं, शरद पवार के प्रति वफादार हैं, और जो भी निर्णय शरद पवार लेंगे हर उस निर्णय के साथ में वो साथ खड़े होंगे। इस प्रकार की एफिडेविट प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। आज मुंबई में वाईबी चौहान, यशवंतराव बलवंतराव चौहान टीचर है, वहाँ पर जो बैठक होनी है, उस बैठक में इस प्रतिज्ञा पत्र के साथ वहाँ पर बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, जो भी आज घटनाक्रम होंगे वो सारी बहुत अहम होंगे, और उस पर एबीपी न्यूज की नजर लगातार बनी हुई है। आप नजर बनाए रखें। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। और देखिए, महाराष्ट्र की राजनीति में चाचा बनाम भतीजा वाली जंग छिड़ी हुई है। तो बिहार में रामविलास पासवान की सियासी विरासत पर दावेदारी के लिए चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। रामविलास पासवान की जयंती पर चिराग पासवान और पशुपति पारस सम्मेलन के रास्ते मोर्चाबंदी में जुटे हुए हैं। मौका लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान की 77वीं जयंती का है। इस मौके पर चिराग पासवान गुट हाजीपुर,
तो पशुपति पारस गुट पटना में कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कोशिश रामविलास पासवान की सियासी विरासत पर दावेदारी ठोकने का है। दोपहर 3:30 बजे पशुपति पारस गुट पटना ऑफिस में कार्यक्रम करेगा। कार्यक्रम में खुद पशुपति पारस शिरकत करेंगे। इस मौके पर पशुपति पारस गुट के सभी विधायक और सांसद शामिल होंगे। वहीं चिराग पासवान गुट हाजीपुर में दोपहर 2 बजे कार्यक्रम आयोजित करेगा। कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी मौजूद रहेंगे। खास बात यह है कि चिराग पासवान के दल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से चाचा पशुपति पारस को भी निमंत्रण भेजा गया है। हाजीपुर में आयोजित चिराग गुट के कार्यक्रम में चिराग पासवान की मां समेत परिवार के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहने वाले हैं। उधर महाराष्ट्र में घटनाक्रम के बाद बिहार की हलचल बढ़ी हुई है और इस हलचल के बीच आरजेडी आज अपना 27वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। आज आरजेडी अपना 27वां स्थापना दिवस मना रही है। 5 जुलाई 1997 को जब लालू प्रसाद यादव ने पार्टी की नींव रखी थी, तब लालू प्रसाद यादव के लिए मुश्किल समय था और आज जब पार्टी अपना 27वां स्थापना दिवस मना रही है, तब बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है, लेकिन चुनौती कम नहीं हुई। महाराष्ट्र में हुए सियासी घटनाक्रम के बाद बिहार की हलचल बढ़ी हुई है। सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा है कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में भी हो सकता है। वहीं एक मुश्किल जमीन के बदले रेलवे में नौकरी दिए जाने के मामले में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर और बढ़ा दी है। इस मामले में सीबीआई लालू राबड़ी और मीसा भारती के खिलाफ पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। अब 12 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी, लेकिन तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दायर होने के बाद सियासत तेज हो गई है। वहीं एक सवाल इस बात का भी है कि लालू प्रसाद यादव अपनी पार्टी को कितना आगे ले जाएंगे, क्योंकि 10 महीने बाद लोकसभा का चुनाव है। पिछली बार आरजेडी लोकसभा में खाता तक नहीं खोल पाई थी। बात करते हैं अमित शाह की। शाह आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं, जहां पर वो रायपुर में बीजेपी नेताओं के साथ चुनावी बैठक करेंगे। शाह का छत्तीसगढ़ दौरा बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रायपुर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। भाजपा के चाणक्य अमित शाह आज रायपुर के दौरे पर हैं, जहां वो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ चुनावी रणनीति के लिए बैठक करेंगे। बीते 13 दिन में अमित शाह का ये दूसरा छत्तीसगढ़ का दौरा है। इससे पहले वो 22 जून को दुर्ग में जनसभा करने आए थे, लेकिन इस बार अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरा बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी रायपुर आने वाले हैं, जहां पर साइंस कॉलेज ग्राउंड में प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा भी होगी, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। बीजेपी चुनावी एक्टिविटी को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्रीय नेताओं का लगातार छत्तीसगढ़ में दौरा हो रहा है। 22 जून को अमित शाह, 30 जून को जेपी नड्डा, 1 जुलाई को राजनाथ सिंह, इसके बाद अब फिर से 5 जुलाई को अमित शाह और 7 जुलाई को पीएम मोदी रायपुर आ रहे हैं। इसके अलावा कई और केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ में दौरा होने वाला है। मतलब बीजेपी छत्तीसगढ़ में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि 4 महीने पहले से ही उन्होंने पूरी ताकत झोंकना शुरू कर दी है। उधर बीजेपी चुनावी तैयारी में जुटी है, तो कांग्रेस चुनाव से पहले पार्टी में मचे सियासी कलह को खत्म करने में लगी है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में सुलह कराई, अब वही काम कांग्रेस राजस्थान में चाहती है, जिसको लेकर एक बड़ी बैठक होने जा रही है। चुनावी साल में कांग्रेस अंतरकलह पर लगाम लगाने के लिए एक्टिव मोड में है। छत्तीसगढ़ के बाद पार्टी नेतृत्व की नजर अब राजस्थान पर है, क्योंकि चुनाव से पहले कांग्रेस आला कमान गहलोत और पायलट के बीच जारी शीत युद्ध को खत्म कर देना चाहता है। अब इसी को लेकर 6 जुलाई को एक बड़ी बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में होने वाली है, जिसमें वो राजस्थान कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इस बैठक में मुख्यमंत्री गहलोत शामिल होंगे, क्योंकि इससे पहले एक बैठक 3 जुलाई को भी होनी थी, लेकिन अशोक गहलोत के अंगूठे में फ्रैक्चर होने की वजह से वो टल गई थी। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व सचिन पायलट को दिल्ली में अहम जिम्मेदारी देने की पेशकश कर चुका है, लेकिन सचिन पायलट राजस्थान में ही रहना चाहते हैं। अब सारी निगाहें 6 जुलाई की बैठक पर टिकी हैं, क्योंकि गहलोत और पायलट का शीत युद्ध खत्म होगा या बढ़ेगा, इस बैठक से साफ हो जाएगा।
देखिए, ये बात तो सही है कि हर एक दल इस वक्त इस साल होने वाले 5 राज्यों की तैयारियों में जुटा हुआ है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर भी हलचल बढ़ने लगी है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में मोर्चाबंदी मजबूत करने की तैयारी में जुटी हुई है। वैसे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आवाज मुखर कर दी है। अब सामान्य नागरिक संहिता को वजूद में आने से रोकने के लिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नई रणनीति बनाने में जुटा है। ऐसे में बैठकों का दौर जारी है। आज सुबह 10 बजे AIMPLB की बैठक होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने जा रही बैठक में सभी सदस्य जुड़ेंगे। AIMPLB के करीब 250 सदस्य सिविल कोड की बारीकियों पर चर्चा करेंगे और इससे पहले 27 जून को भी AIMPLB की बैठक हो चुकी है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक लेटर भी लॉ कमीशन को लिख चुका है। इस पत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर राय देने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा गया था। इधर उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड के मुद्दे पर तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई नेताओं और मंत्रियों से मुलाकात की। पिछले 2 हफ्तों के अंदर देश में अगर किसी चर्चा ने सबसे ज्यादा जोर पकड़ा है तो वो है UCC यानी कि समान नागरिक संहिता, जिस पर अब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान ने एक नई बहस छेड़ दी। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इन सवालों के बीच असम में IIT गुवाहाटी के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बड़ा बयान दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 2 टूक शब्दों में कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने का सही समय आ गया है। This will bind Bharat, its nationalism, more effectively, and any further delay in implementation of uniform civil code will be corrosive of our values. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान ऐसे वक्त में आया जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा तेज है। मुस्लिम संगठन विरोध कर रही है। ऐसे में RSS के मुस्लिम विंग मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संयोजक इंद्रेश कुमार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन किया और मुस्लिम संगठनों के विरोध को गलत बताया। यह कानून एकता, मोहब्बत, भाईचारे का पैगाम और रास्ता है। यानी कि अब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यूनिफॉर्म सिविल कोड के समर्थन में उतर गया है। जब जब यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात उठी है, मुस्लिम संगठन विरोध में खड़े हो गए। इस बार भी यही तस्वीर है, जिस पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने तीखा हमला बोल दिया है। मुस्लिम संगठन या फिर अरशद मदनी जैसे मुस्लिम धर्मगुरु यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में खड़े हैं। इस्लाम के हवाले से तर्क दिया जा रहा है कि समान नागरिक संहिता मुस्लिम समुदाय के हित में नहीं है। मुस्लिम संगठनों के इस नजरिए अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कुरान का हवाला देते हुए हमला बोला है कि उन लोगों पर अफसोस है जो अपने हाथ से कानून लिखते हैं, अपने हाथ से किताब लिखते हैं और ये कह के पेश करते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से। यही नहीं, केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने मुस्लिम संगठनों के शरीयत वाले तर्क को न सिर्फ गलत ठहराया बल्कि शरीयत पर ही सवाल उठा दिए। इंसानों के लिखे हुए उस कानून को जो बादशाहों की जरूरत पूरी करने के लिए लिखा गया था, उसे उन्होंने नाम दे दिया शरीयत। दरअसल कुछ दिन पहले ही ABP न्यूज के एक सवाल के जवाब में अरशद मदनी ने मुस्लिमों को 4 शादी के अधिकार की बात कही थी। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हर बदलते दिन के साथ तपिश बढ़ती जा रही है। और बात मणिपुर की, जहां आज से पहली क्लास से 8वीं तक के स्कूल खुल गए हैं, लेकिन सवाल सबसे बड़ा इस बात का है कि हिंसा कब थमेगी, क्योंकि एक तरफ स्कूल खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप से हथियार लूटने में लगे हुए हैं। जहां एक तरफ मणिपुर पिछले 2 महीने से जातीय हिंसा की आग में जल रहा है, वहीं सरकार ने मणिपुर में आज से पहली क्लास से 8वीं क्लास के स्कूल खोल दिए हैं। सरकार स्कूल के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि मणिपुर में स्थिति फिर से पटरी पर लौट रही है, लेकिन इस दावे की पोल उस वक्त खुल गई जब भीड़ ने राज्य के थौबल जिले में भारतीय रिजर्व बटालियन के कैंप के हथियार को लूटने की कोशिश की। इस दौरान भीड़ से सुरक्षा बलों की झड़प भी हुई, जिसमें एक 27 साल के शख्स की जान चली गई। इसके अलावा प्रदर्शनकारियों ने असम राइफल के जवान को गोली मार दी। सुरक्षा बलों ने हथियार लूटने की साजिश को तो नाकाम कर दिया, लेकिन मणिपुर की हिंसा को फिर से उजागर कर दिया। इस भयानक हिंसा में अब तक 130 से अधिक आम लोगों की जान जा चुकी है।
वहीं 450 से अधिक लोगों के घायल होने की भी खबर है। 65,000 से अधिक लोग मजबूरन अपना घर भी छोड़ चुके हैं। राज्य में आग लगने की 5,000 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं। आम लोग की जिंदगी दहशत में कट रही है। ऐसे में सवाल बड़ा है कि क्या स्कूल खोलने में सरकार ने जल्दी तो नहीं कर दी। तो देखा आपने, मणिपुर में हिंसा थम नहीं रही, लेकिन उधर पंजाब में टोल वाली सियासत भी रुक नहीं रही, क्योंकि आज पंजाब की भगवंत मान सरकार एक और टोल प्लाजा फ्री करने जा रही है और इससे पहले सरकार 9 टोल्स को फ्री कर चुकी है। 16 मार्च 2022 को जब भगवंत मान ने पंजाब के 17वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी, तो एक शपथ इस बात की भी ली थी कि वो पंजाब की सड़कों को टोल मुक्त कर देंगे। और अब पंजाब की आप सरकार टोल मुक्त सड़क की दिशा में एक और कदम बढ़ाने जा रही है, क्योंकि अब सरकार मोगा टोल को भी बंद करने जा रही है। ये टोल मोगा कोटकपुरा रोड हाईवे पर गांव सिंगावाला के पास बना है, जिसे खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान बंद करेंगे और फिर ये आम जनता के लिए फ्री हो जाएगा। इस टोल के फ्री होने से आम जनता की जेब पर रोजाना का तकरीबन 4.5 लाख रुपए का बोझ कम होगा। आपको बता दें कि पंजाब सरकार अब तक 9 टोल बंद कर चुकी है। सरकार का दावा है कि जितने टोल बाकी हैं, उन्हें 2024 से पहले बंद कर दिया जाएगा। पंजाब में फ्री टोल को लेकर सियासत भी खूब गरमाई हुई है, जिसको लेकर विपक्षी दल सवाल भी खड़े कर रहे हैं। लेकिन सरकार की दलील है कि जो टोल अपनी लागत वसूल चुके हैं, उन्हें बंद कर देने में ही भलाई है। जानकारों की मानिए तो फ्री बिजली के बाद फ्री टोल आम आदमी पार्टी की सियासत का नया हथियार है। आज तीस्ता सीतलवाड़ से जुड़ी एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। सुनवाई 3 जजों की बेंच ये फैसला करेगी कि तीस्ता जमानत पर बाहर रहेंगी या फिर जेल जाएंगी। गुजरात हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है, क्योंकि शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता की नियमित जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें तुरंत सरेंडर करने के लिए कहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन देर शाम सुनवाई कर इस पर अंतरिम रोक लगा दी थी और तीस्ता पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार को हटा दिया था। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि तीस्ता सीतलवाड़ जेल जाएंगी या जमानत पर बाहर रहेंगी। इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच बैठेगी। इस बेंच में जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्त शामिल रहेंगे। तीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगों के मामले में कोर्ट में झूठे सबूत पेश करने का आरोप है और यही वजह है कि तीस्ता की सुनवाई पर सबकी नजर टिकी हुई है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को राहत दे दी तो लटक रही गिरफ्तारी की तलवार हट जाएगी और अगर राहत नहीं मिली तो गुजरात हाईकोर्ट के निर्देश के हिसाब से तीस्ता को जेल जाना होगा। और अब बात मध्य प्रदेश के सीधी की उस घटना की जो शर्मसार करने वाली है। दरअसल सीधी से आदिवासी युवक पर पेशाब करते हुए एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो कि कथित तौर पर बीजेपी का नेता बताया जा रहा है। धुंधली तस्वीरों के पीछे की हकीकत इतनी स्याह है जिसे दिखाया नहीं जा सकता। ये तस्वीर सवाल उठाती है कि क्या कोई नशे में इतना धुत हो सकता है कि किसी के ऊपर पेशाब करने जैसी हरकत कर दे। मध्य प्रदेश के सीधी में यही हुआ। मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुबरी गांव की ये तस्वीर सोशल मीडिया में वायरल हुई तो प्रशासन से लेकर शासन तक हरकत में नजर आया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश जारी किए। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसी कार्रवाई जो उदाहरण बने, हम उसको किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के निर्देशों के बाद आरोपी पर तुरंत केस दर्ज किया गया और देर रात आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आरोपी विधायक केदार शुक्ला का प्रतिनिधि बताया जा रहा है, जो पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन ये घटना अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। सबसे बड़ा सवाल मानसिकता का है। तो मध्य प्रदेश की सीधी के बाद अब आपको उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाते हैं, जो कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली है। संत कबीर नगर में दबंगों ने काम से मना किया तो मजदूर की हत्या कर दी। आंखों से झरता आंसुओं का सैलाब, गले से उठती चीखें। सवाल पूछते हैं, आखिर उसका गुनाह क्या था? उनकी दुनिया क्यों उजाड़ दी गई? क्यों उनके अपने को छीन लिया गया? ये वो सवाल है जिनके जवाब शोक में डूबा ये परिवार चाहता है। मामला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर का है।
बताया जा रहा है कि मृतक वकील शर्मा गांव में मजदूरी करते थे। उनसे गांव के ही विजय और अजय पाल ने धान की रोपाई के लिए कहा था, लेकिन वकील शर्मा ने रोपाई से मना किया तो दबंगों ने उनकी पिटाई शुरू कर दी। मारपीट से वकील शर्मा की हालत खराब हो गई। नतीजा उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वकील शर्मा की मौत से परिवार गम और गुस्से में है। परिजनों के आंसू थम नहीं रहे। उधर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। हालांकि अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बात करते हैं बेहिसाब हो रही बारिश की, जो कि पहाड़ को हिला रही है तो मैदान को दहशत से कंपा रही है, क्योंकि इसी बारिश के बीच ऋषिकेश से ऐसी तस्वीर आई जिसमें एक थार कार नदी में बह गई और फिर शुरू हुआ जिंदगी बचाने का ऑपरेशन। पहाड़ों पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने नदियों को रौद्र रूप में ला दिया है, जिसकी सबसे बड़ी बानगी मंगलवार को ऋषिकेश की घासीराम नदी में उस वक्त देखने को मिली जब एक महिंद्रा थार नदी में फंस गई। सामान्य दिनों में इस नदी से वाहनों की आवाजाही बनी रहती है और यही सोचकर दिल्ली से आए खालिद महमूद ने अपनी थार को पार कराने की कोशिश की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज था कि थार फंस गई, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जो लोग कार में सवार थे जोर जोर से मदद की गुहार लगाने लगे, जिसकी आवाज स्थानीय लोगों ने सुन ली और पुलिस को इसकी सूचना दे दी, जिसके बाद पुलिस ने एक ट्रैक्टर की मदद से थार को रस्सी से बांधकर बाहर निकालने की कोशिश की। शुरू में तो सफलता नहीं मिली, लेकिन जब एक बार ग्रिप बन गई तो धीरे धीरे थार नदियों की लहरों से बाहर आ गई। लेकिन ये दृश्य जिसने भी देखा वो खौफ से भर गया। इसके बाद किसी ने भी इस तरह से नदी के बीच से गाड़ी निकालने की कोशिश नहीं की। उधर बारिश ने साइबर सिटी गुरुग्राम के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी तो मुंबई में सड़कें थोड़ी सी बारिश में ही तालाब बन गई, जिससे लोगों पर डबल मार पड़ी है, क्योंकि एक तरफ लोग जाम में फंसे तो दूसरी तरफ कई गाड़ियां खराब हो। लगातार हो रही बारिश ने जहां पहाड़ को हिला दिया है, वहीं मैदानी इलाकों का हाल भी बेहाल है, क्योंकि जून से शुरू हुआ बारिश का सितम जुलाई में भी जारी है। ये तस्वीर साइबर सिटी गुरुग्राम की है, जहां पर बारिश ने पूरे शहर को पानी पानी कर दिया। गुरुग्राम का सुभाष चौक, जो गुरुग्राम का सबसे बिजी इलाका माना जाता है, वो पानी में डूब गया, जिससे उन लोगों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई, जो ये सोचकर घर से निकले थे कि उनके पास तो कार है, लेकिन पानी इतना ज्यादा था कि कई गाड़ियां पानी भरने से खराब हो गई। आप देख सकते हैं कि जो पानी है सुभाष चौक के पास लबालब भरा हुआ है। गाड़ियां यहां पर खराब हो चुकी हैं। लोगों को खासी दिक्कतों और परेशानियों का सामना इस पानी की वजह से यहां पर करना पड़ रहा है। जो हाल गुरुग्राम का था, वैसा ही कुछ मुंबई का भी देखने को मिला, जहां पर बारिश ने लोगों की जिंदगी पर ही ब्रेक लगा दिया। लोग घरों में कैद होकर रह गए। जो लोग जरूरी काम के लिए बाहर निकले थे या जिन्हें बारिश ने घेर लिया, वो बुरी तरीके से फंस गए। घुटनों घुटनों पानी भरा था, कहाँ सड़क है गड्ढा नजर ही नहीं आ रहा था। बात करेंगे दक्षिण अमेरिकी देश पेरू की, जहां 2019 से शांत पड़ा ज्वालामुखी एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। ज्वालामुखी फटने के बाद आसपास के इलाकों के लिए अलर्ट जारी किया है। ज्वालामुखी विस्फोट की ये ताजा तस्वीरें पेरू की हैं, जहां पर 4 साल से शांत पड़ा उबिनास ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है। ज्वालामुखी से भारी मात्रा में राख और जहरीले गैस के निकलने का सिलसिला चालू है। इससे निकलने वाले राख करीब 5000 मीटर ऊपर तक उठते देखे गए हैं। ज्वालामुखी के नजदीक रहने वाले करीब 2000 लोग इससे तुरंत प्रभावित हुए। हालात को देखते हुए पेरू प्रशासन अलर्ट मोड पर है। स्थिति को देखते हुए प्रभावित इलाकों के लिए सरकार की तरफ से इमरजेंसी की भी घोषणा की जा सकती है। 16 से ज्यादा विस्फोट देखे हैं। अगले कई दिन या फिर कुछ सप्ताह ऐसे ही विस्फोट देखने को मिल सकते हैं। हम अपनी टीम के साथ नजर बनाए हुए हैं ताकि किसी भी तरह की अनहोनी से पहले लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा सके। उबिनास ज्वालामुखी पेरू का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। 2019 में ज्वालामुखी ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करना पड़ा था। एक बार फिर से ज्वालामुखी के सक्रिय होने के बाद पेरू में चिंता की स्थिति बनी हुई है। ज्वालामुखी विस्फोट के बाद पेरू में कई बार भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। और अब बात यमन में इजराइल विरोधी प्रदर्शन की, जिसमें शामिल हुए सैकड़ों की संख्या में लोग हथियार लिए दिखाई दिए। ये प्रदर्शन रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल की कार्रवाई के विरोध में था। सड़क पर हजारों की भीड़, हाथ में हथियार और इजराइल से लेकर स्वीडन के खिलाफ उग्र नारेबाजी। ये तस्वीरें यमन की राजधानी सना की है।
हाथ में फलस्तीन का झंडा और कुरान लेकर सड़क पर उतरे ये लोग रिफ्यूजी कैंप पर इजराइल की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं। साथ ही सख्त लहजे में स्वीडन में कुरान के अपमान का भी विरोध जता रहे हैं। दरअसल सोमवार को इजराइल की ओर से वेस्ट बैंक में एक रिफ्यूजी कैंप पर कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई में कई लोगों के मारे जाने की खबर है। फलस्तीन की ओर से जो जानकारी दी गई उसके मुताबिक इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल हुए हैं। इस घटना को लेकर इजराइल के फलस्तीन से लगते इलाकों में हालात तनावपूर्ण हो गए हैं, तो यमन में मुस्लिम समुदाय गुस्से में है। मिडिल ईस्ट के दूसरे इस्लामिक देशों में भी इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं।